Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Struggle for Indian Freedom, and this is the second phase 1919 to 1947. यानी 1947 आज़ाद होने तक 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया जो है, हमारी कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट हुई थी. तो इस सेकंड फेज़ को, यानी फर्स्ट फेज़ जो हमने पढ़ा एक्सट्रीम और मॉडरेट्स वाला फेज़ था, उसमें अब क्या हो गया, अब सब इंडियंस को ये पता लग गया है कि अगर हम यूनाइटेड हो जाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा देंगे. फाइन. तो before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by satyagrah, that is the holy fast to truth. Next is ahimsa. Ahimsa means non-violence. Dayarki means dual government. And Khalifa means the religious head of the Muslims, also the Sultan of Turkey. Next is civil disobedience, a form of non-cooperation to press the British to concede the demands by breaking laws. Okay, fine. Let's start the chapter. महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है? महात्मा गांधी को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन. फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ाद करने में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा है. ओके, जो हमारा 20th सेंचुरी यानी कि सेकंड डिकेड था ब्रिटिशर्स के अंडर, उसमें गांधी जी की सारी पॉलिसीज़, गांधी जी के आंदोलन, ये आप सारी चीज़ें पढ़ोगे कैसे गांधी जी की मदद से हमने अपने देश को आज़ाद कराया. तो उस पीरियड को गांधी ईरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हर जगह गांधी जी की पॉलिसी थी. अब गांधी जी कैसे काम करते थे? गांधी जी काम करते थे सत्याग्रह पर, यानी कि नॉन वायलेंस. अहिंसा जो है उसके साथ सत्य, ट्रुथ पर रहकर हम कोई भी चीज को पा सकते हैं. तो ये इनकी फिलोसफी थी. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. सबको पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी भी होती है आप लोगों की स्कूल की. तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था. पूरा नाम क्या है इनका? मोहनदास करमचंद गांधी. In Porbandar, in Kathiawad Peninsula, modern Gujarat in India. He was married to Kasturba और इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा देवी. At the age of 13 years. At the age of 19, he went to study law in England. 19 साल की उम्र में ये पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे. After unsuccessful attempts at practicing law in Gujarat and Bombay, he proceeded to Durban in South Africa to work for a firm there. और बाद में ये कहाँ पर चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए, जहाँ पर एक एसोसिएशन, एक कंपनी के साथ काम करते थे, लॉ प्रैक्टिस करते थे. क्योंकि गुजरात में और बॉम्बे में लॉ प्रैक्टिस में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो ये अपने लॉ की प्रैक्टिस के लिए कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस. अब वो कानून की प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं. साउथ अफ्रीका में क्या क्या एक्सपीरियंस वो लेते हैं? गांधी जी का एक्सपीरियंस था, उनके जो भी मेथड थे वो किस पर बेस्ड थे? सत्याग्रह पर बेस्ड थे. टिल 1906 he followed the usual technique of a petitioner in his fight against racial discrimination of Indians at Natal in South Africa. petition क्या होता है? petition होता है अपील करना, कि आपको किसी से भी प्रॉब्लम है तो आप क्या दो? petition, यानी अपील करो कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ओके, बट his methods underwent a radical transformation with 2 campaigns of passive resistance launched in 1907-8 and 1913-14. This change constituted the essential components of his South African struggle and led to the evolution of his concept of satyagrah. लेकिन ये जो इनका पिटीशन वाला मेथड था ये नहीं चल पाया, तो उन्होंने क्या शुरू किया? सत्याग्रह शुरू किया. सत्याग्रह आंदोलन पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा पहले. After intensive protest and demonstration by Indians under Gandhi ji leadership, most of the issues were resolved.
अब सत्याग्रह आंदोलन में बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, धरने दिए गए, बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए जो इंडियन जो थे गांधी जी की लीडरशिप में करते थे, और बहुत सारे इश्यूज जो थे वो सोल्व भी हो गए थे। Out of his South Africa experience, Gandhi ji developed a deep faith in the technique of non-violent सत्याग्रह। क्या कहते थे वो, कोई भी काम करना है वो मारपीट से नहीं होना चाहिए, प्यार से नॉन वायलेंस के साथ भी किसी काम को नतीजे तक पहुंचाया जा सकता है। The experience also made him realize the supreme importance of communal harmony and the need to put up a united front against the British. His moral and intellectual stature stood enhanced and his ability to communicate with the masses came to the fore. और जिस तरीके से वो लोगों से भीड़ भाड़ से बातें करते थे तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे और उनके फॉलोअर बनते चले गए। Now, next topic is Gandhi ji's appearance on the Indian political scene. गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी, उनको पॉलिटिकल इश्यूज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब एनी बेसेंट ने भी उनको अप्रोच किया कि होम रूल लीग में ज्वाइन करने के लिए, तब भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, लेकिन ऑलरेडी वो 3 लोकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व थे, जैसे कि इंडिगो फार्मर एट चंपरन, यानी जहाँ पर इंडिगो डाई उगाने के लिए फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वहाँ पर वो इवॉल्व थे। दूसरा, टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद, जहाँ पर उन्हें क्या करने के लिए, कॉटन की खेती करने के लिए, और कम उनको पैसे दिए जाते थे, इंडस्ट्रीज उनकी बंद होने लगी थी अहमदाबाद में, उसमें वो इन्वॉल्व थे। और तीसरा, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द खेड़ा पीजेंट्स। तो ऑलरेडी वो 3 में क्या थे, इन्वॉल्व थे। इस तरीके से वो दुनिया के सामने आए एक नेशनल लीडर बनकर। चंपरन, अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, वॉज फेमस फॉर इंडिगो प्लांटेशन। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चंपरन एक बिहार की डिस्ट्रिक्ट है जो किसके लिए फेमस है, इंडिगो प्लांटेशन के लिए, जहां पर इंडिगो की खेती की जाती है। इंडिगो की खेती क्यों की जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर क्या थे, वो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ठीक है, उनके खेत होते थे, वहाँ पर ज़बरदस्ती खेती की जाती थी, कराई जाती थी। और पीजेंट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे फार्मर, उनकी ऐसी कंडीशन थी ना, उनके पास कुछ खाने के लिए था, क्योंकि वो ग्रो क्या कर रहे हैं, डाई ग्रो कर रहे हैं, ना ही उन्हें ब्रिटिश सरकार से कोई पैसा मिलता था उन्हें, तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपरन कि हमारी कंडीशंस को देखो और इसमें कुछ सुधार करो। गांधी जी ज्वाइन करते हैं और इसी कारण बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन होते हैं, बहुत सारी ऐसी पिटीशन दर्ज होती हैं, और फिर एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक अपॉइंट करती है इंक्वायरी कमेटी विद गांधी जी एज अ मेंबर एंड रिलैक्स द प्रेशर ऑन द पीजेंट। और वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी चेक करती है कि किस पीजेंट पे क्या प्रेशर है और उस प्रेशर को हटाया जाता है। गांधी जी भी उस कमेटी के मेंबर होते हैं। इट वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी इन हिज एक्सपेरिमेंट विद सिविल डिसओबीडियंस, और ये उनकी पहली जीत थी गांधी जी की, जहां पर उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस में जीत हासिल की। A similar intervention took place in the case of problems faced by the peasants of खेड़ा, जो कि टैक्स पे नहीं कर रहे थे, खेड़ा के पीजेंट थे। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। गांधी जी ऑर्गेनाइज द पीजेंट्स टू ऑफर सत्याग्रह एंड opposed official insistence on full collection of oppressive land revenue despite conditions of famine। कि क्या कहते हैं वो गांधी जी को कि यहाँ पर भूखमरी पड़ी हुई है, फेमाइन है, लेकिन फिर भी टैक्स कहाँ से दें हम, फुल कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो हम, रेवेन्यू जो है वो हम नहीं दे पाएंगे। ही इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू बी फियरलेस एंड फेस ऑल कॉन्सिक्वेंसेज। वो क्या कहते हैं गांधी जी, सारे किसानों को कहते हैं कि किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम फेस करेंगे। द गवर्नमेंट कंसिडर्ड अ सेटलमेंट विद peasants। सरदार वल्लभ भाई पटेल emerged as an important leader of the Indian freedom struggle during this period। और यहाँ पर इसी आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात होती है किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जो कि उस टाइम के एक इम्पोर्टेंट लीडर भी थे। His
इंटरसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द मील वर्कर ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था, मील वर्कर जो थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो उनकी हेल्प करते हैं, उनके जो डिस्प्यूट हैं वर्कर्स के और ओनर के, उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अंडर हिज गाइडेंस द वर्कर्स staged a strike against the mill owners who refused to pay higher wages. On this occasion, Gandhiji took recourse to the first of his many historical fast, और फर्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। लोगों को, जो मील के वर्कर थे, उनको सलाह देते हैं कि मील ओनर के खिलाफ क्या कर दो, हड़ताल कर दो, भूख हड़ताल। अगर वो आपको पे अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो सब लोग हड़ताल करो, भूख हड़ताल करो। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, जो मील ओनर होता है वो एग्री हो जाता है और 35% वेज उनकी इंक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से गांधी जी सबके सामने आते हैं, एक लीडर बनकर, एक विजेता बनकर। द रोवेल्ट सत्याग्रह 1919। During World War I, a series of laws was enacted by the British government. इन्हीं में से एक था रोवेल्ट एक्ट, जो कि 1919 में पास हुआ था, और इसमें क्या किया गया था, sought to make war time restrictions permanent and provided for imprisonment of any person without any trial. इसमें क्या किया गया, किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के क्या जेल में डाल दिया जा सकता है। दिस इज रोवेल्ट एक्ट। फाइन। गांधी जी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ। अब गांधी जी ने क्या किया, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन निकाला। A countrywide campaign against the act followed in April 1919 and गांधी जी was taken into custody। और इसके लिए हर जगह से सब लोग फॉलो करने लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, रोवेल्ट एक्ट बिल्कुल गलत है और इसके अगेंस्ट होना चाहिए, और गांधी जी को इस आंदोलन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रिटिशर्स का सबसे बुरा इंसिडेंट था ये, ठीक है। अभी तक जो ब्रिटिश सरकार है वो अभी तक इंडियन से माफ़ी मांगती है, जो उस टाइम उन्होंने जलियांवाला बाग में लोगों के साथ किया था। बच्चे आप सब लोग जानते होंगे क्या इंसिडेंट था वो, आइए पढ़ते हैं। On April 13, 1919, a huge public meeting was held at Jallianwala Bagh at Amritsar to protest against the arrest of two popular leaders. जलियांवाला बाग एक बाग है, कहाँ पर, अगर आप लोग गोल्डन टेम्पल गए हो उसके पास में ही जलियांवाला बाग है, एक छोटा सा बाग है। वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी 13 अप्रैल 1919 को, जब दो पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो एक पीसफुली एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा था। इट वॉज अ पीसफुल मीटिंग। General Dyer arrived there with his troops, locked the entrance gates of the park, and without any warning ordered his soldiers to fire. About 1,000 persons were killed and 2,000 were injured in the stampede. This incident shocked the entire country. Rabindranath Tagore renounced the title of knighthood in protest, and the Punjab tragedy combined with the Khilafat agitation brought Gandhi ji to the forefront of Indian politics. और उस टाइम क्या हुआ, जनरल डायर जो अपने ट्रूप्स के साथ था, अपनी सेना की टुकड़ी के साथ था, उन्होंने बिना किसी वार्निंग के एंट्रेंस गेट को क्लोज कर दिया और लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। बहुत सारी गोलियां चलने लगी, वहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी पुरुष थे, बच्चे थे, वो सब लोग मारे गए। आज भी आप देखोगे वहाँ पर गोलियों के निशान आपको दिखेंगे। तो इतना क्रूल एक्ट था ये। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने इसको टाइटल ऑफ नाइटहुड भी दिया है। फाइन। द पंजाब ट्रेजेडी कंबाइंड विद द खिलाफत एगिएशन। अब ये पंजाब ट्रेजेडी, अब पूरे सिख लोग जो थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे, पूरे इंडियन जो थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये मूवमेंट कंबाइन हुई किसके साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ। खिलाफत मूवमेंट आप आगे पढ़ोगे तो कैसे मुस्लिम और जो इंडियन थे, हिंदू रिलीजन या सिख रिलीजन, कैसे एकजुट होकर सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। फाइन। द आइडियाज ऑफ गांधी। The socio-religious milieu of his native place, the value of nationalism,
Jainism and the outlook of his parents had a major influence on him since his childhood. बचपन से ही वो बहुत वैष्णवी, जैनिज्म और उनके जो पेरेंट्स का आउटलुक था उसके लिए अपने देश के प्रति उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा बचपन से ही प्यार था. इन हिज लेटर लाइफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द राइटिंग्स ऑफ टॉल्स्टॉय, Thoreau and Ruskin also influenced his thinking. A number of influences shaped the ideas of Gandhi, which he mentioned in his autobiography. जिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे उनकी सोच जो है किस किस सोर्सेज से इन्फ्लुएंस हुई है. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी बुक का क्या नाम है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उन्होंने खुद लिखी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स with truth. Okay, however, the greatest lessons of his life he learned from his own actions and experiences. The chief component of Gandhiji ideology was satyagrah. It meant true force, soul force or the search for the truth. क्या कहना था इनका कि true force कि ताकत जो है, सच जो है वो ताकत होता है, और सोल फोर्स आत्मा जो होती है सच्चाई की वो भी एक ताकत के रूप में काम करती है और सच्चाई की ही तलाश करना चाहिए. ये कंसेप्ट था उनका, इसलिए उनके आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया है. दिस कंसेप्ट वॉज evolved by him during the struggle in South Africa. Subsequently, it became the major element of the Indian freedom struggle. And ahimsa or non-violence was an inseparable constituent of सत्याग्रह. एक तो सत्याग्रह हो गया कि आइडियोलॉजी सब कुछ फैक्ट यानी सच पर बेस्ड है. दूसरा क्या है, अहिंसा. सत्याग्रह अहिंसा जो कि नॉन वायलेंस. ओके, इट वॉज टू बी यूज्ड इन सच अ वे दैट by self-suffering and not by violence one could achieve his goals. यानी बिना किसी को चोट पहुंचाए हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं. Freedom, according to him, could not be won without a non-violent satyagrah, which could attain different forms like fasting, non-violent picketing, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस. इन मूवमेंट के थ्रू भी हम जीत सकते हैं. ओके, उसका दूसरा क्या था, उनका एक आंदोलन था स्वदेशी. स्वदेशी क्या था, एक कोर आइडिया था उनका, यानी अपनी चीज़ों को अपनाओ, अपने देश निर्मित, हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं उनको यूज़ करो ताकि हमारे लोगों को काम मिल सके. राइट. ही एम्फेसाइज्ड द यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर विच अंडरलाइज द यूज ऑफ चरखा. चरखे से बने हुए कपड़े पहनो यानी खादी के वस्त्र पहनो. वो भी बहुत खादी के वस्त्र पहनते थे, बहुत नॉर्मल तरीके से रहते थे. द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी वॉज ऑल्सो अ रेमेडी फॉर द पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया. और इसी कारण हम रिच हो पाएंगे क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा. अगर हम खुद निर्मित किए हुए अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, अपने ही देश के कपड़े पहनेंगे, अपने ही देश की कोई चीज़ों को यूज़ करेंगे तो एक तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा, पॉवर्टी खत्म होगी. ओके, नाउ हियर given a case study about the Khilafat movement and the non-cooperation movement. Now, what was Khilafat movement? खिलाफत मूवमेंट क्या थी, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ ये एक मूवमेंट थी. ओटम एम्पायर विच फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटेन वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की और ऑटम एम्पायर की, एक छोटा सा एम्पायर है, इनकी क्या होती है, आपस में फाइट होती है. ऑटम एम्पायर जो है वो हार जाता है. Britain imposed humiliating terms on Turkey which led to her division. The office of the Sultan called the Khilafat was also abolished. और जो सुल्तान का ऑफिस था उसको खलीफा बोलते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, अबोलिश, ख़त्म कर दिया जाता है. एंड द खलीफा वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. खलीफा क्या होता है, जो जितने भी पूरी दुनिया में मुस्लिम हैं उनके धार्मिक हेड, मुस्लिम रिलीजन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं खलीफा. ठीक है, तो अब उनके लिए तो ये बहुत बड़ी क्या थी, इंसल्ट थी. फाइन. तो इससे क्या हुआ, इंडियन मुस्लिम्स गॉट एनरेज्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो इंडिया के जो लोग थे, टर्की और ऑटम एम्पायर तो इनके खिलाफ था ही था. इंडिया में जो मुस्लिम थे, अब उनके भी वो गुरु थे, तो उनको भी क्या होता है, हर्ट होता है और वो गुस्से से भर जाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ.
They began the Khilafat movement against the British, which was led by अली ब्रदर्स। और एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसको नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट, और इसके लीडर कौन थे? अली ब्रदर्स। कौन कौन? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ओके, नाउ Abdul Kalam Azad and Hashrat Mohani, they decided to withdraw all cooperation। क्या करते हैं? They decided to withdraw all cooperation, जितना भी वो ब्रिटिशर्स को कॉपरेट कर रहे थे। पहले आपने एक बार पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो कहते हैं मुस्लिम लोगों को, जो भी अगर मुस्लिम लोग उनका साथ देंगे तो वो क्या करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब देंगे और उनको फेवर भी करेंगे, स्पेशल फेवर भी करेंगे। अब खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ? जितने भी एडुकेटेड पीपल थे उन्होंने ब्रिटिश का साथ देने से मना कर दिया, और यहाँ से शुरुआत होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब गवर्नमेंट जो है कुछ भी डिमांड रखती और कुछ भी कहती तो मुस्लिम क्या करते थे? वो डिनाई कर देते थे। तो मुस्लिम लीग और नेशनलिस्ट लीडर अब वो क्या हो गए थे? एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे थे। लोकमान्य तिलक and Gandhi ji viewed this agitation as a golden opportunity to strengthen Hindu-Muslim unity। और यहाँ पर लोकमान्य तिलक और गांधी जी को एक बहुत सुनहरा अवसर दिखा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो कि अलग हो चुके हैं उनको हम फिर से एक कर सकते हैं। गांधी जी अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 17 अक्टूबर एज द खिलाफत डे, और एक खिलाफत डे भी डिसाइड हुआ 17 अक्टूबर। The movement gradually merged with the non-cooperation movement। अब उन्होंने क्या किया? मुस्लिम से शुरुआत हुई है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। अभी तक वो क्या कर रहे थे? मुस्लिम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट कर रहे थे, लेकिन जब खलीफा को हटा दिया गया तो मुस्लिम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए हैं और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कॉपरेट करने से मना कर दिया। और यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर कौन थे? गांधी जी। गांधी जी लीडर थे। 1920 से ये शुरू हुआ था। एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इन द पास्ट वॉर ईयर्स हैड वर्सनड एंड द नेशनलिस्ट very thoroughly disillusioned with the British for going back on their promise of giving more political concession। दूसरा जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर जो इंडिया है वो साथ देगा तो उन्हें होम रूल और भी बहुत सारे ऐसे राइट दे देगा जो उनके लिए अच्छा होगा। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं, वो अपने प्रॉमिस से हट जाते हैं। तो उससे भी जो नेशनलिस्ट थे वो क्या हो जाते हैं? ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग Kingsford reform also disappointed them by introducing diarchy in the provinces, and an all-party conference at Allahabad approved a program of boycott of various school। अब क्या किया उन्होंने? एक प्रोग्राम शुरू किया कि जितने भी ब्रिटिशर्स के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, कोर्ट हैं, उनको क्या करेंगे? बायकट करेंगे। खिलाफत कमेटी जो है उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और गांधी जी रिटर्न द केसरी हिंद टाइटल। गांधी जी को केसरी हिंद टाइटल मिला था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था, वो उन्होंने वापस दे दिया कि हमें तुम्हारा टाइटल नहीं चाहिए। In a special session at Calcutta, the Congress supported Gandhi ji plan on non-cooperation with the government till at their demands were fulfilled and Swaraj was established। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट हुई, गांधी जी के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग चले और क्या हुआ यहाँ पर इंडिया में? स्वराज इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि होम रूल इस्टेब्लिश हो गया। Now the movement launched by Gandhi ji has two aspects। क्या क्या एस्पेक्ट थे इसके? फर्स्ट इज इट एडवोकेटेड बायकट ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश। जितने भी ब्रिटिश ने टाइटल दिए हैं, ओनर दिए हैं, जो भी अवार्ड दिए हैं उनको वापस कर दो कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे अवार्ड, ठीक है। सेकेंड, a constructive program was launched by attaining self-reliance। He advocated the use of khadi कि अपने सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में बनी हुई चीज़ें पहनो, अपने देश की बनी हुई खादी को यूज़ करो, चरखा को यूज़ करो और दूसरे ब्रिटिशर्स की चीज़ों को क्या करो? बायकट करो, ठीक है। तो दो एक्सपेक्ट थे इनके, तो बहुत सारे जो सपोर्टर थे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। नाउ चेंजेस इन द कांग्रेस।
At the regular session of the Congress at Nagpur in December 1920, some organizational changes were made. The Congress was made a permanent functioning body. A working committee was formed to implement the program. Provincial Congress Committee was recognized on the basis of linguistic areas, and Congress membership was opened to all above the age of 21 and later to 18 years. 21 साल से जो भी ऊपर है बाद में ये एज 18 ईयर कर दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन acquired a wider base whereas some older leaders opposed the militant struggle. Muhammad Ali Jinnah, G.S. Kharpade, बिपिन चंद्रपाल एंड एनी बेसंत एटसेट्रा लेफ्ट द कांग्रेस. और कुछ लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया तो कुछ लीडर्स ने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया. नाउ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड जॉइंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. बहुत सारे जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया और नेशनल स्कूल्स और कॉलेज को ज्वाइन किया. Hundreds of lawyers gave up their legal practice and joined the movement. Huge bonfires of foreign cloth were organized throughout the country. और जो भी लोग इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझ रहे थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया. ठीक है, पूरा जो भी ये मूवमेंट थी इसको पूरा सहयोग दिया. जो लॉयर थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. ओके, एक बहुत बड़ी फायर लगाई गई, ह्यूज बॉनफायर हुई जहाँ पर फॉरेन के जो भी, मतलब ब्रिटेन के जो भी इंपोर्ट होते थे क्लोथ्स, उनको जला दिया गया. जो भी बायकट का मतलब क्या होता है कि दूसरे के सामान को बायकट करना, कि यूज़ ही नहीं करना. तो वो क्या करते थे कि इनको जला देते हैं, अगर हमारे पास रखे रहेंगे तो हम यूज़ करेंगे. तो इससे अच्छा क्या है, जो भी ब्रिटिश की चीज़ें हैं, जो भी ब्रिटेन से इंपोर्टेड चीज़ें हैं, उनको आग लगा दी गई. ओके, The Congress boycotted the council elections and more than 2/3 of the electorate abstained from voting. The movement spread to the rural areas too, where the peasants organized no tax campaigns. Hindu and Muslims proclaimed their unity and solidarity. और यहाँ पर अगर हिंदू और मुस्लिम क्या कर रहे हैं, अपना भाईचारा दिखा रहे हैं कि हम सब क्या हैं, एक हैं. ऐसे में बहुत सारे लीडर्स सामने आए. जो गांधी जी जो थे, गांधी जी फेमस रहे इस लीडरशिप में, और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया गया. अराउंड 30,000 पीपल्स को जेल में डाल दिया गया. उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास्ड हुआ एट द सेशन एट अहमदाबाद इन 1921 टू इंटेंसिफाई द प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन. Gandhi ji decided to launch his civil disobedience movement from Bardoli district in Gujarat. He sent an ultimatum to the Viceroy in February 1922. वो एक ultimatum भेजते हैं Viceroy को, क्या, threatening mass civil disobedience against the repressive policies of the government, कि गवर्नमेंट की जो भी मनमानी पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ क्या करेंगे, वो पूरी दुनिया को इकट्ठा करेंगे. ओके, however the unfortunate incident of Chori Chora changed the course of the movement. The halting of the non-cooperation movement also marked the end of the खिलाफत movement. और यहाँ पर जब सब कुछ बहुत जोर शोर से चल रहा था, उस टाइम एक इंसिडेंट होता है चोरी चोरा में. क्या इंसिडेंट होता है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो भी गांधी जी के सपोर्टर होते हैं, चोरी चोरा में वहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया गया था. तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के जितने भी बूथ बने हुए थे, चेक पोस्ट थी, उसमें आग लगा दी. बहुत सारे जो ब्रिटिश आर्मी के लोग होते हैं, ब्रिटिश पुलिस में लोग होते हैं, वो जिंदा जल गए थे. तो गांधी जी को इससे बहुत बुरा लगा था और उन्होंने अपना जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको वापस ले लिया था. और खिलाफत मूवमेंट भी यहाँ पर एक तरीके से एंड हो गया था. ओके, The road to civil disobedience movement 1922 to 1929. The first is the suffragist. Okay, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो विड्रॉ की गांधी जी ने, उसके बाद कांग्रेस जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे. एक ग्रुप जो लोग कह रहे थे कि
आराम से पेशेंटली हम पिटीशन करके फाइलिंग के प्रोसेस से ब्रिटिशर्स से काम करा सकते हैं, होम रूल ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? दूसरा ग्रुप था कि हमें जो कांग्रेस के जो मेथड हैं वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, कि कांग्रेस कितना आराम से काम कर रही है, इतना स्लोली हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो ग्रुप था इसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सी राजा गोपालचारी एंड राजेंद्र प्रसाद। In 1923, the pro-changers formed the कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, और इन्होंने अपनी ही एक नई पार्टी बना ली, इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ओके, अब एक कांग्रेस पार्टी हो गई है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और दूसरी क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। अब जो फर्स्ट ग्रुप बना था उसमें कौन से लीडर थे? उसके लीडर थे जैसे कि गांधी जी, ओके, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग थे। गांधी जी जेल चले गए थे और कुछ टाइम के बाद वापस आए थे, उसके बाद फिर से इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। और दूसरा ग्रुप जिसके लीडर थे, न्यू पार्टी जो थे, इस ग्रुप को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालचारी एंड राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये क्या थे? प्रो चेंजर्स, और इन्होंने अपनी पार्टी को नाम दिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, और पॉपुलरली इनको क्या कहा जाता था? स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। दिस न्यू पार्टी फंक्शनड एज ए ग्रुप विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के साथ रहकर ही ये काम करती थी। कैसे काम करती थी? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की भी इनको परमिशन मिली, इलेक्शन में कुछ सीट जो थी ये जीत भी गए थे। उसके बाद जब भी कोई लॉ पास होता, जब भी कोई ब्रिटिश कुछ करना चाहते, ये हमेशा क्या करते थे? उनके पॉलिसीज का विरोध करते थे। कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग सहमत हो जाते थे, लेकिन ये जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, ये उनकी पॉलिसीज का, जो भी उनके प्रपोजल थे, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे। तो उनके लेजिस्लेचर में उनकी पॉलिसी और प्रपोजल अप्रूव ही नहीं हो पाते थे। तो इस तरीके से ये उनसे, कांग्रेस पार्टी से अलग होते हुए भी अपने देश के लिए काम कर रहे थे। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी को जेल डाल दिया गया। 1924 में ये जेल से वापस आते हैं और दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। कौन कौन से इश्यू जो थे उस टाइम फेमस थे? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल खत्म करना है। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देना है। एंड स्प्रेड ऑफ खादी, यानी स्वदेशी में आता है कि अपने देश की बनी हुई चीजें यूज करो, तो खादी का यूज करो, चरखे का यूज करो। ये तीन इन्होंने बहुत फेमस चीजें की, ये इनका योगदान रहा है। मोबिलाइजेशन ऑफ द पीजेंट्स, many peasant revolts broke out ever since the British rule was established in the country. During the non-cooperation movement also, peasants had been active participants. किसान सभा fought against the British and their agents. अब जो किसान थे वो तो हमेशा से ही डोमिनेंट रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया है। तो वो स्टार्टिंग से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के साथ थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। किसान सभा बनाई गई थी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करती थी, और उनके एजेंट्स भी थे जैसे कि जमींदार, वो भी क्या करते थे? वो भी ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो भी उनके अगेंस्ट थे। आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो मोबिलाइजेशन ऑफ द पीजेंट्स वाज अ स्ट्रेटजी एक्टिवली परस्यूडेड बाय द कांग्रेस। Nationalist leaders worked to solve their problems. In 1928, Vallabh Bhai Patel organized by Bardoli Satyagrah to protest against to increase in the taxes that was to be paid by the peasants. जब टैक्स को बढ़ा दिया गया था तो वल्लभ भाई पटेल ने वहां से एक आंदोलन शुरू किया था, पीजेंट का साथ दिया था। गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कोज ऑफ द पीजेंट। गांधी जी भी जो किसान जो दुख दर्द को फेस कर रहे थे वो भी उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे और बहुत चीज़ों में उनका साथ दिया, जैसे कि चंपारण मूवमेंट हुई थी वहाँ पर उन्होंने उनका साथ दिया। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, द सेकेंड फेज।
रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रिवाइव्ड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया था, उसके साथ ही शुरुआत हो जाती है ऐसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। इन 1924 द रेवोल्यूशनरी लीडर्स फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिकन। और जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे, यानी जो दंगे फसाद के साथ काम करते थे कि ब्रिटिशर्स अगर हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं तो हमें भी गोली चलानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों ने जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लीडर थे, उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज HRA, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश थ्रू एन आर्म्ड रेवोल्यूशन, कि हम हथियारों का यूज करें चाहे, लेकिन हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा कर रहेंगे। In 1925, a group of revolutionaries stopped a train at Kakori in उत्तर प्रदेश and snatched away some government money। और ऐसे में क्या किया, कुछ क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को रोक लिया, उत्तर प्रदेश के ककोरी एक जगह है, वहाँ पर रोक लिया और जितने भी गवर्नमेंट की मनी थी वो उनसे लूट ली। दिस मनी वॉज टू बी यूज फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और फिर उनको क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया गया उस पैसे को। Similarly, such incidents continued throughout this period। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी मूवमेंट उस टाइम पर हो रहे थे। The British repressed failed to hold the revolutionaries। और ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, इवन वो डर रहे थे उनसे, ठीक है, वो फेल्ड हो जाते हैं, उनको सुप्रेस नहीं कर पाते। In 1928, Bhagat Singh and his comrades assassinated a British police officer named Surinder as a few months earlier he had ordered a lathi charge on a peaceful demonstration led by Lala Lajpat Rai, during which Lala ji received fatal injuries and later succumbed to them। और एक ऐसा ही लाठी चार्ज जिसने कराया था, ठीक है, एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था सौंदर्स, उसने एक लाठी चार्ज कराया था जब लाला लाजपत राय अपने कुछ फॉलोअर के साथ पीसफुली धरना दे रहे थे, तो उसने लाठी चार्ज कराया जहां पर लाला लाजपत राय को बहुत सारी चोट भी लगती है। तो इसके खिलाफ जो भगत सिंह और उसके कुछ साथी थे वो क्या करते हैं, उस ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। फाइन। नाउ दिस एसोसिएशन द हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब धीरे धीरे ये जो HRA ये एसोसिएशन बनी थी ये किस में चेंज हो गई, HSRA में। The word socialist was added to it because the revolutionaries including Bhagat Singh felt that socialism should be one of their goals। और ये S word क्यों यूज किया, एस का मतलब है सोशलिस्ट। तो भगत सिंह को लगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए है और समाज को हम ध्यान में रख के काम करेंगे, इसीलिए इनकी पार्टी के साथ HSRA सोशलिस्ट जो वर्ड है वो यूज किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, The HSRA continued to resist the government. On April 8, 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly to protest against Public Safety Bill and the arrest of 31 labor leaders। और उन्होंने क्या किया, एक असेंबली हो रही थी, ठीक है, एक पब्लिक सेफ्टी बिल को पास किया जा रहा था ब्रिटिशर्स की, तो भगत सिंह ने और उनके साथियों ने क्या किया, उसको गोली से बम डाल के उसको उड़ा दिया, ठीक है। They made sure that the bomb was harmless and did not injure anyone. After throwing the bomb and shouting anti-British slogans, both of them courted arrested। और लेकिन उन्होंने ये ध्यान भी रखा कि ये सिर्फ जो है अंग्रेजों को डराने के लिए है, किसी का नुकसान इस बॉम्ब से ना हो, लेकिन इसके लिए उनको दोनों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। The revolutionary movement was very strong in Bengal. Young men targeted unpopular police officers and magistrates। In 1930, 3 young revolutionaries, namely Binoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, killed the Inspector General of Prisons। तो इस तरीके से हर तरीके से दंगे हो रहे थे, जो रेवोल्यूशनरी जो लीडर्स थे, ठीक है, कुछ फेमस लोग थे, ये बिल्कुल निडर थे, ये किसी चीज से नहीं डरते थे, अपनी जान की, देश के लिए जान की आहुति देने में भी इनको थोड़ा सा भी संकोच नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक इंस्पेक्टर जनरल को मार दिया। Among the revolutionaries of Bengal, the most famous was सूर्या सेन। और फेमस बंगाल का एक फेमस कौन है, रेवोल्यूशनरी है जिसका नाम है सूर्या सेन।
ही ऑर्गेनाइज द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसने क्या ऑर्गेनाइज की है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी. And on April 18, 1930, he along with some other revolutionaries attacked and occupied the police embassy at Chittagong to snatch and loot arms for use against the British. Subsequently, he was arrested and hanged. इस तरीके से ये लोग क्या करते गए, अपना बदला लेते गए और ब्रिटिशर्स इनको अरेस्ट करते गए और हैंग करते गए. Now, here is the case study that is related to Kakori conspiracy case. This was filed by the British government against 29 revolutionaries accused of being involved directly or otherwise in a daring train डकैती. एक डकैती हुई थी, ट्रेन को लूटा गया था. अभी हमने इंसिडेंट पढ़ा था ककोरी यूपी में, एक ट्रेन को रोक लिया था रेवोल्यूशनरीज ने और क्या किया था, उसमें मनी जो थी उसको लूट लिया था अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए. तो ये जो केस है ये किसने फाइल किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइल किया. किसके अगेंस्ट, 29 रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट, कि एक ट्रेन डकैती की है इन्होंने. On August 9, 1925, 10 men stopped the 8 down trains near the village of Kakori near Lucknow. The train was carrying collection from various railway stations and road to be deposited at Lucknow. ये ट्रेन कहाँ जा रही थी, कैश को डिपॉजिट करने लखनऊ में डिपॉजिट करने जा रही थी. तो इस तरीके से इस ट्रेन को गन पॉइंट से लूट लिया गया. ठीक है, बहुत सारी जो मनी थी और उसको लूट लिया. बहुत सारे जो उस टाइम पर जो भी पुलिसमैन थे उस ट्रेन में उनको मार दिया गया. तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको एक डकैती का नाम दिया गया. विद इन अ मंथ ऑफ द इंसिडेंट 29 रेवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसिंग एंड प्रिपरेटिंग द एक्ट. और जब ब्रिटिशर्स ने मुकदमा किया, फाइल किया ये केस, तो एक महीने के अंदर ही 29 रेवोल्यूशनरीज को पकड़ लिया गया कि कॉन्स्पिरेसी, कि उन्होंने ट्रेन लूटने की साजिश की है और उसको अंजाम दिया है. मोर अरेस्ट फॉलोड एंड इन ऑल अबाउट 43 पीपल वर राउंडेड अप. उसके बाद और भी अरेस्ट किए गए, 43 पीपल के अराउंड और लोग अरेस्ट किए गए. ऑल दिस वर पुट अप फॉर अ ट्रायल बिफोर द स्पेशल मजिस्ट्रेट एट लखनऊ. ऑफ दीज 3, including Chandrasekhar Azad, remained absconding, while 2 turned approvers. The Kakori conspiracy trial attracted a lot of public attention. Many leading lawyers came forward to defeat the accused. The case continued for nearly 18 months. 18 महीने तक ये केस चलता रहा और फाइनल जजमेंट कब आता है, 6 अप्रैल 1927 को. क्या आता है जजमेंट में, इसमें आता है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी एंड ठाकुर रोशन सिंह. इनको क्या कर दिया जाता है, इनको हैंग कर दिया जाता है. और कुछ क्रांतिकारियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, कुछ को 14 ईयर्स की जेल दी जाती है, कुछ को 10 ईयर्स की, कुछ को बरी कर दिया जाता है और कुछ लोगों के ऊपर केस जो है, मुकदमा जो है वो वापस ले लिया जाता है. द डेथ सेंटेंस्ड वर फाइनली carried out on December 17, 1927. Chandrasekhar Azad could not be caught by police and died fighting in a police encounter on February 27, 1931. और बच्चों, आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना ही होगा. पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती, लेकिन एक पुलिस एनकाउंटर में वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं. Women also took an active part in the revolutionary movement. और जो women थी उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इन revolutionary movement में participate किया था. और इन्होंने कैसे इन्होंने साथ दिया था, they acted as a messengers. ये messenger का काम करती थी. जो भी revolutionary movement की खबरें होती थी वो इधर से उधर पहुंचाती थी. जो revolutionaries होते थे उनको shelter छुपाती थी, shelter provide करती थी और कई बार ये ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक भी करती थी. Preeti Lata Vadedar became a martyr in the struggle to free the country. The revolutionary movement lost momentum after the British came down heavily on the revolutionaries. और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कब ख़त्म हुई, जब ब्रिटिशर्स बहुत बुरे तरीके से, यानी हैविली, यानी हर जगह लाठी चार्ज कराना, किस तरीके से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ख़त्म करना है, तो बुरे तरीके से ये इस मूवमेंट को ख़त्म करने पर आ गए थे. भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931.
और देश के बहुत महान रेवोल्यूशनरी जो लीडर थे जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, उनको हैंग कर दिया जाता है मार्च 23, 1931, जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी हम उनके जज्बे को सलामी देते हैं। उन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साइमन कमीशन 1927। The British government set up the Simon Commission in November 1927 for evaluating the enactment of Government of India Act of 1919. साइमन कमीशन एक कमेटी का नाम था, एक कमीशन का नाम था, जिसमें क्या थे, ब्रिटिश के कुछ मेंबर्स थे कि गवर्नमेंट को कौन रूल करेंगे। एक तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है कि अब इंडिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे यहाँ पर रूल होने वाला है, तो इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन। The Simon Commission, led by Sir Simon, reached Bombay on February 3, 1928 and was boycotted by all the parties because all its 7 members were British whenever the commission went. और जहाँ भी ये कमीशन जाती थी तो लोग क्या करते थे, बायकट करते थे, एक नारा लगाते थे, साइमन गो बैक। सुना होगा आपने, साइमन गो बैक का नारा लगाते थे। क्यों ऐसा करते थे, क्यों इनके अगेंस्ट थे? क्योंकि ये जो कमीशन थी इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों मेंबर जो थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पर इंडिया के किसी भी मेंबर को, किसी भी इंडियन को कोई भी पोजीशन नहीं दी गई थी। फाइन। नाउ देयर वर एजिटेशन ऑल ओवर द कंट्री। इन वन सच एजिटेशन एट लाहौर, लाला लाजपत राय वॉज लाठी चार्ज बाय द पुलिस। और इसके खिलाफ साइमन गो बैक के लिए हर एक जगह पर आंदोलन हो रहे थे। ऐसे ही एक आंदोलन जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, वहां पर क्या किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। लाठी चार्ज में वो इंजर्ड हो जाते हैं और बाद में देश के लिए शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेहरू रिपोर्ट। Nehru Report of 1928. In response to the Simon Commission report, the Nehru Report outlined the features of an agreed constitution of India. अब साइमन कमीशन को कोई भी इंडियन लाइक नहीं कर रहा था। ओके, कांग्रेस पार्टी या स्वराज पार्टी सब इसके अपोजिट थे, अपोज थे। तो ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर तुम्हें साइमन कमीशन पसंद नहीं आ रहा है तो चलो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो, क्या चाहते हो इंडियन। तो इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई और ये कमेटी का जो हेड थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके बहुत सारे लोग कांग्रेस के एक साथ बैठ के आपस में डिस्कशन करके उनको क्या किया गया, एक रिपोर्ट पेश की गई। इसको नेहरू जी ने पेश किया था, इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या लिखा गया, द कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेप बैकवर्ड। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए लिखी गई थी, जैसे कि इंडिया के सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिए जाएंगे, राइट टू वोट होगा जो भी एडल्ट सिटीजन्स हैं। ओके, जितने भी लेजिस्लेचर हैं उसमें इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्व की जाएगी, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ रिजर्वेशंस होंगे। इस तरीके से बहुत सारे इसमें इंडिया के लिए बेनिफिशियल के लिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे। लेकिन एक ड्रॉबैक क्या थी कि इसमें नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हम जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, यानी जो इंग्लैंड का क्राउन है, वो इंडिया पर रूल करेगा। दैट इज नोन एज द डोमिनियन स्टेटस। ओके, कि रूल बेशक आपका ही रहे पर हमें ये फीचर्स चाहिए। तो इससे क्या हो गया, ये जो रिपोर्ट थी ये बैकवर्ड आ गई, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि हमें बिल्कुल फ्री होना है, हमें ब्रिटिशर्स कैसे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपनी गवर्नमेंट को रूल करने के लिए हमें नहीं चाहिए। ओके, द यंगर जनरेशन ऑफ द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस was particularly unhappy with this sentence and the organization finally dropped the Nehru report in 1930. तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई, नेहरू रिपोर्ट, और इसको हटा दिया गया। Next is significant developments between 1928 to 1930. There were more than 200 strikes in India during 1928, of which the most successful was the
Bardali Satyagraha led by Vallabhbhai Patel in Gujarat in 1928, which earned him the title of Sardar, जहाँ पर उन्हें टाइटल मिला सरदार का. ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपने सुना होगा. तो सरदार का जो टाइटल है ये उनको 1928 में मिला था जब वो बरदौली का सत्याग्रह कर रहे थे. एंड Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh in 1928, whose main objective was to establish India as a socialist republican. उसके बाद एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्टार्ट होती है जिसको वो सोशलिस्ट HSRA में चेंज कर देते हैं. इनको लीड कौन कर रहा था? चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह. नेक्स्ट इज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन 1929. In 1929, the Congress sessions in Lahore, held under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, declared Purn Swaraj or complete independence as its goal. Gandhi ji was appointed as the leader of the campaign of civil disobedience. Jawaharlal Nehru himself hoisted the tricolor flag of India in December 1929 on the banks of river Ravi. It was also resolved to observe January 26, 1930 as Independence Day. और यहाँ पर complete independence खुद नेहरू जी ने ही तिरंगा को लहराया और उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए. अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी ब्रिटिशर्स का हमें किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. इस तरीके से जनवरी 26, 1930 को इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंस डे के रूप में डिक्लेयर भी कर दिया था. नेक्स्ट इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1933. In an atmosphere charged with political tension, the civil disobedience movement was launched by Gandhi ji in 1930. He formulated his 11 points of administrative reforms and asked Viceroy Irwin to accept them. इन्होंने क्या किया? एक पॉइंट्स ऑफ कि कैसे हम क्या चाहते हैं, हम कैसे हमारी कंट्री को रूल करना है, ठीक है, वो पूरा एक बनाकर 11 पॉइंट्स का एक लेटर बनाकर, पिटिशन बनाकर वो क्या किसको देते हैं? वाइसरॉय जो था उस टाइम, इरविन को देते हैं कि इसे एक्सेप्ट करना है. बट द ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज वॉज नॉट फेवरेबल. कॉन्सिक्वेंटली गांधी जी बिगेन डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ ऑन March 12, 1930 along with 78 फॉलोअर्स. लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज कर देती है. उसके विरोध में गांधी जी क्या करते हैं? डांडी मार्च निकालते हैं. डांडी मार्च आपने सुना होगा, पैदल पथ यात्रा की थी उन्होंने, जहां पर सोल्ट लॉ को ब्रेक किया था. पहले क्या कर रखा था? ब्रिटिशर्स ने नमक पर, कोई भी अगर नमक बनाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, तो उन्होंने क्या किया? वहां पर सोल्ट लॉ को ब्रेक किया विद 78 फॉलोअर्स. इट ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और यहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की. कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चों. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है कि हमें पीसफुली गवर्नमेंट की यानी ब्रिटिशर्स की किसी भी लॉ को, किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना है. लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं है कि हम वायलेंटली होकर उनके ऊपर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे. नो, पीसफुली किसी भी लॉ को, किसी भी ऑर्डर को बायकट करना, इग्नोर करना. ओके, दिस इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सोल्ट लॉज वर ब्रोकन, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड एंड लिक्वर शॉप्स पिकेट. और क्या हुआ उस टाइम पर? सोल्ट लॉ ब्रोक किए गए, फॉरेन जो क्लॉथ थे यानी विदेशी जो भी चीज़ें थी उनको बायकट किया गया, आग लगाई गई, एंड जो भी लिक्वर शॉप थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. पीजेंट्स वर आस्क्ड नॉट टू पे टैक्सेस. पीजेंट्स को बोला गया कि कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है, यानी जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी उनको फॉलो नहीं करना है. Students boycotted schools and colleges and government employees to boycotted their offices. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, ऑफिस जाना बंद कर दिया. जो भी विदेशों के स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्होंने वो अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, बायकट कर दिए. एज द गवर्नमेंट अडॉप्टेड रिप्रेसिव मेजर्स, इट फर्दर fanned the fire of discontent. Thousands of people including Gandhi ji were arrested and the Congress was declared illegal. और इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया इंक्लूडिंग गांधी जी. और कांग्रेस एक पार्टी थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया. नाउ
The next topic is Round Table Conference. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? अब जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई, हर तरीके से देश के कोने कोने से लोगों ने ब्रिटिशर्स के जो भी रूल एंड रेगुलेशन थे उनको मानने से मना कर दिया था। तो एक कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, अपने लीडर को भेजिए, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या हम रूल एंड रेगुलेशन में चेंज ला सकते हैं, आप लोगों को क्या चाहिए। तो इस तरीके से इसको क्या नाम दिया गया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। बेसिकली उनका मुद्दा क्या था कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है कुछ टाइम तक उसको खत्म कर देना। ओके, अब इसका क्या ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे लंदन आकर तो कोई भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली इनका मुद्दा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखने का कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाए। The Congress did not participate in it, but delegates from the Indian states, the Muslim League, the depressed classes, the Sikhs and other groups took part in it. The British appealed the people to end civil disobedience and cooperate with the government in working out a constitutional settlement. और वहाँ पर क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स कि हमें कोऑपरेट करो, जो आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको वापस ले लो और देश की भलाई के लिए हमारे जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करो। एंड the framework of the constitution, the issues of reservation of seat for the depressed classes and adequate safeguards for Muslim were also discussed. The Gandhi-Irwin Pact was signed, by which it was agreed that the civil disobedience movement would be discontinued and the Congress would participate in the second round table conference. अब फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। द कांग्रेस इन इट्स कराची सेशन एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया कि गांधी जी की जो पॉलिसी है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को दिए जाएंगे और इरविन जो चाहता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, Now, a resolution on people's fundamental rights and the country's economic policy was also adopted. The pact was received with mixed feeling as it was concluded in the backdrop of the execution of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru accused in the Lahore conspiracy case. Gandhi ji attended the second round table conference in London in September 1931. However, those talks also broke down on the communal question and Gandhi ji returned empty-handed. Back home, he revived the civil disobedience movement. लेकिन जो भी उनके क्वेश्चन थे वो सोल आउट नहीं हो पाते सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वापस आ जाते हैं और वापस आकर फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। Under the Government of India Act 1935, provinces were given a larger measure of autonomy and steps towards instituting responsible government taken. Elections were held under this act in 1937. Congress ministers were formed in 7 out of 11 provinces and these carried out useful reforms in the field of agriculture and education. Ban on the press was lifted and several political prisoners were released. बहुत सारे जो political prisoner थे उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे रिफॉर्म किए गए, एजुकेशन के लिए रिफॉर्म किए गए और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ चेंज किया। नेक्स्ट इज द क्रिप्स मिशन 1942। During World War II, Britain was anxious to have full and active cooperation of India. The Japanese threat was looming large on the southeastern frontier of India. There was also the threat of the Indian National Army stationed in Rangoon for an attack on India. Sir Stanford Cripps, a member of the British War Cabinet, came to India to offer some firm promises to the Indians and fuller measures of self-government. He offered dominion status after the war and a right of section.
and a constituent assembly was also proposed. However, almost all the parties rejected the proposal for various reasons. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है जहाँ पर ब्रिटेन जो है फिर से इंडियन का साथ मांगता है, उसके बदले वो उसे फेक प्रोमिसेस भी करता है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको होम रूल दे देंगे, हम आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए हम आपको छूट दे देंगे। लेकिन जितनी भी ऑल इंडिया पार्टीज थी वो उसको क्या कर देती है, डिनाई कर देती है अलग अलग रीजंस के कारण। सेकंड इज द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने ब्रिटिश का साथ देने से मना कर दिया। अब कौन सी मूवमेंट शुरू होती है, क्विट इंडिया। हर तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ है इंडियंस। क्विट इंडिया मूवमेंट नाम से ही आपको पता लग रहा है बच्चों, क्विट यानी छोड़ो, इंडिया को छोड़ो। The failure of the Cripps mission created frustration in the country. Thus, the Congress gave a call for quit India at a meeting in Bombay on August 8, 1942. A resolution was adopted demanding the end of British rule and immediate setting up of a national government. This resolution was accompanied by Gandhiji call for do or die soon. All the top Congress leaders were arrested. क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये गांधी जी ने शुरुआत की थी, कांग्रेस ने शुरुआत की थी। सब इंडियंस को, सब नेशनलिस्ट को एक साथ बोला कि क्विट इंडिया मूवमेंट की एक मीटिंग रखते हैं बॉम्बे में, जहां से हम ब्रिटिशर्स को मजबूर करेंगे कि यहाँ से चले जाओ, हमें ब्रिटिश रूल को हर तरीके से एंड करना है। इसमें डू और डाई है, यानी तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, या तो करो या मरो। ओके, सून ऑल द जितने भी टॉप कांग्रेस लीडर्स थे उनको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी जल्दी अरेस्ट कर लिया ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट ज़्यादा स्प्रेड ना हो। अ मैसिव आउटब्रेक ऑफ agitations followed. Nearly 1,000 people were killed in police firing, several thousands were wounded and about 70,000 were put behind bars. In 1944, Gandhi ji was however released and the Quit India resolution was withdrawn. गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। 1944 में गांधी जी को रिलीज किया जाता है और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है इसको विड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। The period between 1942 and 1945 was dominated by a radical Subhash Chandra Bose. Despite Gandhi ji opposition, he had been Congress president twice. और गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये रेडिकल से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस के लीडर बने। उसके बावजूद ये 2 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। He secretly left India in March 1941 and arrived in Berlin. From there, he went to Japan, where under the initiative of Rash Bihari Bose, Captain Mohan Singh had raised the आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी। और देखो ये कितने समझदार थे, बिना किसी को बताए हुए गुपचुप तरीके से इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया 1941 में, और पहले बर्लिन गए, उसके बाद जापान चले गए और वहाँ पर जो इंडियन थे उनकी हेल्प से एक अपनी पूरी फौज तैयार की जिसका नाम दिया गया आज़ाद हिंद फौज, और वी कैन से इंडियन नेशनल आर्मी, comprising the Indian soldiers of the British Army who had been captured by the Japanese in the war. और कौन सोल्जर्स थे, अब देखो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो ब्रिटिश का साथ किसने दिया था, इंडियन सोल्जर्स ने। तो जो जापान ने इंडियन सोल्जर्स को जेल में डाल रखा था उनको रिहा कराकर उनके साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी नई आर्मी खड़ी कर दी। ओके, But with the defeat of Japan in 1945, the INA collapsed. Many of its soldiers were arrested. Subsequently, the government instituted a public trial at the Red Fort. These roused the people's patriotic emotions. As a result, the INA leaders were acquitted and set free. The wave of unrest also spread to the Royal Indian Air Force and the Navy. This hastened the process of the country's freedom. उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे आज़ाद हिंद फौज बन जाती है तो जापान को पता लगता है, तो एक बैटल होती है। ही ऑल्सो गेव द, जो उन्होंने एक बैटल के लिए स्लोगन दिया दिल्ली चलो, कि अब उन क्या चाहते थे, नेताजी बन गए थे सुभाष चंद्र बोस, वो उसको लीड कर रहे थे, तो आर्मी को क्या कहते हैं, अब दिल्ली चलते हैं, ठीक है, और हमारे इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ाद कराते हैं। लेकिन जापान ने क्या किया, उन पे अटैक किया और हार जाते हैं वो, एंड
The INA along with the Japanese army came up to the eastern frontier of India and hoisted the Indian national flag at Kohima in March 1944. But with the defeat of Japan, जब जापान भी हार जाती है वर्ल्ड वॉर में 1945 में, the INA collapsed. INA जो फौज बनाई थी collapse हो जाती है, बहुत सारे जो सोल्जर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, पब्लिक ट्रायल पे भेज दिया जाता है, बहुत सारे लोग रेड फोर्ट पे इकट्ठा होते हैं इसके खिलाफ। और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने देखो कितना बड़ा काम किया है बच्चे, देश से बाहर रहकर भी देश के लिए, देश के सपोर्ट के लिए एक पूरी आर्मी खड़ी की थी। नेक्स्ट इज इंडिया टुवर्ड्स फ्रीडम। The last 5 years preceding the country's independence were filled with intense struggle, sacrifice and unexpected developments. Communal forces grew and gathered strength. Various plans to divide India and then grant it independence were made. अब देखो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है कैसे हर तरीके से ब्रिटिशर्स से के खिलाफ जो हैं एजिटेशंस चल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स हैं नई नई प्लानिंग कर रही है कि कैसे इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए, कैसे हम इंडिया में बने रहें। द मूवमेंट ऑफ 1942 वाज सुप्रेस्ड बाय ब्रूट फोर्स बट द डेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वर नंबर्ड। अब क्या हुआ, 1942 से जो ब्रिटिशर्स थी उनकी क्या हो गई थी, बैक काउंटिंग शुरू हो गई थी। द वर्ल्ड सिनेरियो टू हैड चेंज्ड. The Allied powers were victorious in the World War II, which proclaimed the death of fascism and Nazism. The death of imperialism was therefore inevitable. The Indian masses had become absolutely hostile to the British rule, and during the war, the imperial exploitation had crossed all limits, and there was acute economic distress everywhere. A great famine also struck Bengal at the end of the war, in which lakhs of people died. We will succeed Linlithgow as the viceroy in 1943 and faced two demands immediately. First is the British should quit India, and second is the Muslim League led by Jinnah demanded that the British should divide India and quit. He called the representative of the two parties at a conference in Shimla in 1945 to discuss a new plan कि कैसे पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है वो की जाए और किस तरीके से जो इंडिया को क्या चाहते थे वो कि एक तो मुस्लिम लीग जो है उसको लीड कौन करेगा, जिन्ना लीड करेगा, और जिन्ना एक न्यू कम्युनल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके और क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को क्विट करेंगे। हाउएवर द कम्युनल डेडलॉक wrecked the Wavell plan too. But soon the British Prime Minister Salmond Attal made a historic announcement recognizing India's right to independence. Accordingly, in March 1946, he sent 3 prominent members of his cabinet to meet Indian leaders and find out a solution regarding India's future. अब ब्रिटिशर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में अपने 3 समझदार लीडर्स को भेजते हैं, एक्सपीरियंस लीडर को भेजते हैं और इंडिया से जो लीडर्स हैं उनसे पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इंडिया के फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। These 3 members formed the cabinet mission. उन्होंने तीनों मेंबर्स ने क्या बनाया, एक कैबिनेट मिशन बनाया। This mission rejected the Muslim League's demand for a separate sovereign state of Pakistan. Instead, it recommended the grant of greater autonomy to the provinces. अब जिन्ना की डिमांड थी कि जो मुस्लिम लीग है उसके लिए एक अलग कंट्री पाकिस्तान बना दी जाए, तो उन्होंने क्या किया, कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। Based on this proposal, elections were held in July 1946 in which the Indian National Congress won majority of the seats and an interim government was set up under the leadership of Jawaharlal Nehru. This government also convened a constituent assembly with the view to frame a constitution for free India. अब क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो जीत गई बहुत भारी सीटों से और लीडरशिप किसकी लीडरशिप में, जवाहरलाल नेहरू जो हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने फ्री इंडिया के, और उन्होंने एक कमेटी बिठाई जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी कि कैसे अब हम अपनी कंट्री को रूल करेंगे। अब हम आज़ाद हो चुके हैं तो कैसे हम इसको रूल करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस बॉडी, और फर्स्ट जो है प्रेजिडेंट कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ
Free India was Dr. Rajendra Prasad, and the Restless Muslim League insisted on the creation of Pakistan and called for direct action. On August 16, 1946, terrible communal riots broke out in Bengal and the Punjab, leading to widespread massacre and dislocation of lakhs of people. लेकिन मुस्लिम लीग अपनी डिमांड पर अड़ी हुई थी, उन्हें क्या चाहिए था, सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था। और 16 अगस्त 1946 को बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट एक्शन होते हैं, दंगे होते हैं, मास्केयर होते हैं कि वो क्या जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड होते हैं। इन मार्च 1947 Mountbatten replaced Wavell as the Viceroy of India. He concluded that कि ये जो मैस्केयर हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा जो पार्टीशंस के लिए जो कंट्री आपस में लड़ रही है, इतने लोगों की जान जा रही है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट कर ले जो मुस्लिम की डिमांड है, यानी एक सेपरेट स्टेट कर दे, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दे। और इस तरीके से जो इंडिया है वो 1947 में आज़ाद तो होता है, लेकिन दो डिवाइडेड कंट्रीज़ के साथ। इंडिया फॉर हिंदूज़, इंडिया जो है उसमें सब रिलीजन्स का वेलकम किया जाता है, पाकिस्तान एक मुस्लिम रिलीजन पर बेस्ड कंट्री है। फाइन, नाउ हियर इज द क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। महात्मा गांधी heralded a new era in the freedom movement of India. Gandhiji began his career as an advocate in South Africa. There, he developed a deep faith in the technique of non-violent satyagraha. Gandhiji returned to India in 1915. He toured India extensively and successfully applied his technique to non-violent satyagraha in Campion, Kheda and Ahmedabad. Royal Act 1919 was a draconic law. A countrywide campaign against it was launched and held. The tragic incident of Jallianwala Bagh in Amritsar shocked the whole world. Satyagraha and Ahimsa were the main elements of Gandhian philosophy. Swadeshi was another core idea. Gandhiji started non-cooperation movement in 1920. It was a mass movement. Khilafat movement was started by Indian Muslims in 1920. The Congress supported it. Chittaranjan Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress. Simon Commission came to India in 1928. It was boycotted everywhere. The Nehru Report 1928 demanding the dominant status for India was dropped. In 1929, the goal of Purna Swaraj was declared in the Congress session in Lahore. Civil Disobedience Movement 1930 was launched by Gandhiji. He broke the salt law at Dandi. The Congress did not participate in the first Round Table Conference 1930 held in London. क्या है? The Congress did not participate in the first Round Table Conference 1930 held in London. Gandhi-Irwin Pact was signed in March 1931. Gandhiji attended the second Round Table Conference in 1931, which failed in its mission. And under the Government of India Act of 1935, elections were held in the provinces in 1937, in which Congress ministers were formed in 7 out of 11 provinces. In 1942, Cripps Mission came to India and dominion status offered by it was rejected by all the parties. In 1942, the Congress gave a call for quit India. Gandhiji gave a call to do or die.
The period between 1942 to 45 was dominated by the political activities of Subhash Chandra Bose. He raised the national flag at Kohima. The INA collapsed after the defeat of Japan. In 1946, cabinet mission was sent to India. Elections were held and Congress won majority of seats. An interim government was set up under the leadership of Pandit Nehru. Constituent Assembly was formed to frame a constitution for free India. Muslim League insisted on the creation of Pakistan. And in March 1947, Mountbatten became the viceroy. In July 1947, the midnight of 14-15 August 1947, India and Pakistan became independent. And this is the chapter. Hope you understood. Read it once again and do the practice of the exercise yourself.